नमस्कार, मैं राममोहन शर्मा डीएनए में आपका स्वागत करता हूं। आपने लगान फिल्म तो देखी होगी, जो ब्रिटिश काल में अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों से वसूले जाने वाले मनचाहे लगान की सच्चाई पर आधारित थी। आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी जरूर सुना होगा, जो भारतीयों को लूटने खसोटने और उनका शोषण करने के लिए कुख्यात थी। आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये सब बातें आपसे क्यों कर रहे हैं, तो अब हम डीएनए में जो खुलासा करने वाले हैं उसे जानने के बाद आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आज हम आजाद भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी का पर्दाफाश करने वाले हैं, जिसने मुंबई से सटे ठाणे जिले में मीरा भयंदर की भूमाफिया कंपनी बनकर वहां की जमीन पर न सिर्फ अवैध कब्जा किया हुआ है, बल्कि मीरा भयंदर के पूरे इलाके में खरीदी बेची जाने वाली जमीन पर लगान वसूली का सिस्टम भी बनाया हुआ है। इतना ही नहीं, मीरा भयंदर के पूरे इलाके में जब भी कोई इमारत बनती है तो उससे पहले इस प्राइवेट कंपनी से एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है, और एनओसी के बदले यह प्राइवेट कंपनी लाखों रुपए वसूलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मीरा भयंदर इलाके में जितनी भी जमीन है उस पर इसी प्राइवेट कंपनी का मालिकाना हक है, और यह हक उसे सरकार ने दिया हुआ है। यह आजाद भारत का सबसे बड़ा लैंड फ्रॉड है, जिसका आज हम पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर खुलासा करने वाले हैं। भारत में आज भी चल रहा है अंग्रेजों वाला कानून। मीरा भयंदर में प्राइवेट कंपनी की लगान वसूली। आजाद भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत अपनी आजादी के अमृत काल में है। हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए 75 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आज भी हमारे देश में ऐसी जगह है जहां अंग्रेजों वाला कानून चल रहा है, आजादी के 75 वर्ष के बाद भी लोगों को अपनी जमीन पर लगान देना पड़ रहा है, और आज भी देश में ईस्ट इंडिया कंपनी मौजूद है, तो आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा हो रहा है, और किसी दूर दराज के गांव देहात में नहीं, बल्कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे ठाणे जिले में हो रहा है, जहां एक प्राइवेट कंपनी लोगों से अपनी ही जमीन पर घर बनाने के लिए बाकायदा लगान वसूल करती है, और खुद महाराष्ट्र सरकार उस प्राइवेट कंपनी को लगान वसूलने का लाइसेंस देती है। जब जी न्यूज को इस खबर का पता चला तो हमें भी इस बात पर पहले यकीन नहीं हुआ कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी लोगों से लगान कैसे वसूला जा सकता है। इसलिए जी न्यूज ने इस खबर की जांच पड़ताल शुरू की, और फिर जो सच सामने आया, अब हम उसका खुलासा आपके सामने कर रहे हैं। मुंबई शहर के पास ही बसा हुआ है मीरा रोड और भयंदर का इलाका। यह इलाका ठाणे जिले में आता है। इस इलाके का अपना पुलिस कमिश्नरेट है। इस इलाके का अपना अलग से नगर निगम भी है। लेकिन इस पूरे इलाके में आज भी अंग्रेजों का बनाया एक कानून चलता है। आज भी इस इलाके में रहने वाले लोगों को अगर कोई जमीन खरीदनी होती है, किसी प्लॉट पर घर बनाना होता है, या किसी पुरानी इमारत की जगह रिकंस्ट्रक्शन करवाना होता है, तो उन्हें इसके लिए द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी नाम की एक कंपनी को लगान चुकाना होता है। और लगान भी कोई छोटा मोटा नहीं, 150 रुपए स्क्वायर फीट से लेकर 500 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से यह जबरन वसूली की जाती है। आप कहेंगे कि यह क्या बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है। हमें भी शुरुआत में यही लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर जी न्यूज की टीम मीरा रोड की एक सोसाइटी में पहुंची। यह बिल्डिंग करीब 68 साल पुरानी है। इस सोसाइटी को वर्ष 1956 में रावल बिल्डर ने डेवलप किया था और लोगों को यहां के फ्लैट बेचे थे। अब इस पुरानी हो चुकी बिल्डिंग को दोबारा तोड़कर बनाया जाना है। इसके लिए आमतौर पर सरकारी विभागों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन मीरा रोड इलाके में इसके लिए सोसाइटी को एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी से एनओसी लेनी पड़ेगी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, और यह कंपनी एनओसी देने के लिए करोड़ों रुपए वसूल करेगी। इतना ही नहीं, इस मीरा रोड भयंदर के इलाके में अगर कहीं भी कोई जमीन बेची जाती है या किसी जमीन पर कोई नई इमारत बनानी होती है, तो सबसे पहले एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी से
एनओसी लेने के लिए लगान देना पड़ता है और इसके बाद सरकार को रेवेन्यू फीस और रजिस्ट्री फीस भी देनी पड़ती है। आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर आप सामान्यतः कहीं पर कोई जमीन खरीदते हैं तो आपने जमीन खरीदी, जिसकी जमीन है उसको पेमेंट किया, सरकार को रेवेन्यू भरा, राजस्व दिया और राजस्व देने के बाद आपकी रजिस्ट्री हो गई, आपकी जमीन आपके पास आ गई। लेकिन मीरा भयंदर में ऐसा नहीं होता। वहां एक प्राइवेट कंपनी से एनओसी लेनी पड़ती है और सरकार का रेवेन्यू अलग, उस एनओसी के बदले अलग से पैसा भरना पड़ता है। जी न्यूज संवाददाता अंकुर त्यागी ने आजाद भारत में चल रही ईस्ट इंडिया कंपनी के इस लगान सिस्टम की जमीनी हकीकत का ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट किया है, जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो जो लगान आजादी से पहले शुरू हुआ था, वो आज भी मीरा रोड भाईंदर के लोग दे रहे हैं। अब उसकी शक्ल और तरीका बदल गया है। लेने वाली अब एक कंपनी हो गई है जिसका नाम स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। अभी क्या है चक्कर, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार कैमरामैन से कहूंगा पूरा इलाका आपको दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए ये बिल्डिंग है और इसके आसपास इसका कैंपस है, इसका प्रेमाइसिस है। अब मान लीजिए अगर इसी बिल्डिंग को, चूंकि पुरानी बिल्डिंग है, अगर इसको तोड़कर रीडेवलपमेंट अगर कराना हुआ तो इसी बिल्डिंग को तोड़कर रीडेवलपमेंट कराने के लिए एक तरफ स्टैंप ड्यूटी भरनी होगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, उसके अलावा एक एनओसी इस कंपनी जिसका जिक्र हमने आपसे किया, जिसका नाम स्टेट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, उससे एक एनओसी लानी पड़ेगी और जिसकी एवज में कंपनी अपनी शर्तों के हिसाब से 200 रुपए स्क्वायर फुट से लेकर 500 रुपए स्क्वायर फुट का जो भी नेगोशिएशन रेट होगा वो वसूल कर सकती है, जो कि संख्या करोड़ों में जाएगी। अब मैं आपको बांगी भर दिखाने के लिए, देखिए वो पूरा डॉक्यूमेंट आपको दिखाएंगे। पहले लोगों से मिलेंगे जो यहाँ के लोग हैं। आपका शुभ नाम? नमस्कार, मैं सतीश सिंह। सतीश जी, कब से रह रहे हैं मीरा रोड? मैं मीरा रोड में पिछले 17 साल से रह रहा हूँ और ये सोसाइटी भी अभी हम लोग ने सोचा है कि रीडेवलपमेंट के लिए। तो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन, ट्रेजरर है, सब यहाँ पे अभी मौजूद है। और जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मतलब रीडेवलपमेंट के लिए आप जब जाएंगे तो बिल्डर ने आज भी एक चीज़ बना कर रखा है कि आपको रीडेवलपमेंट के लिए 7/12 पे अगर डीम कन्वेंस के लेना जाना होगा तो आपको वो एरिया या वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ जैसे लोग रहते हैं उसके हिसाब से वो वहाँ पर दाम लगाएगा। जैसे किसी से 400 रुपया पर स्क्वायर फीट, किसी से 150 रुपया, किसी से 200 रुपया। तो इसमें होता क्या आ रहा है कि इतने सालों से जो हम खुद ओनर कहलाते हैं, हम एक्चुअल में आज के डेट में अगर रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो वो ओनर नहीं है। हमको अगर खुद की चीज़ें लेना है तो इनसे एनओसी लेना पड़ता है और वो एनओसी के एवज में हमको उनको कुछ ना कुछ, जैसे कि करोड़ों में आप बता सकते हो, वो जाएगा। ये मैं एक कहानी जरा जानने की कोशिश करूंगा, अगर आप लोग उसे शेयर कर सकें। ये कब से है, ये कब से हो रहा है, ये कितना पुराना, कुछ इतिहास याद है ये आप लोगों को? ये कम से कम 25 साल से तो यही चालू है और जो भी 7/12 है मीरा भाईंदर के, वो सब 7/12 में स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी का स्टैंप है। 7/12 मुझे समझाइए जरा एक बार, 7/12 है क्या? और इन्वेस्टमेंट पे जो कंपनी आप बता रहे हैं, स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसका नाम यहाँ पर क्यों और किस लिहाज से रखा गया है? 7/12 एक तरीके से जो जमींदार होता था उसका 7/12 पे नाम रहता था। अब वो सेल करने के बाद 7/12 जैसे कि सोसाइटी जिन्होंने लिया है, ये देखिए ये स्टेट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये 1956 का यहाँ पर दिया हुआ है, इतना पुराना वाकया है। आज के डेट में 1956 का जब ये ज़मीन बिका तो उसके बाद डेवलपमेंट हुआ, रावल बिल्डर ने यहाँ पे डेवलप किया। सब कुछ होने के बाद आज के डेट में हम ओनर हैं यहाँ पे, और ओनर होने के बावजूद भी आज हमको अगर समस्या है, 20-20, 30-30 साल पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, उसको रीडेवलपमेंट तो अब करना ही है। उसकी हालत जो खस्ता हो चुकी है, तो रीडेवलपमेंट के पहले ये जो समस्या है डीम कन्वेंस करके जो अपने बिल्डर से लेना पड़ता है, जो आज भी उनके पास ये हक दे के रखा है, वो गलत है। सरकार से हम मांग करेंगे इसको जल्द से जल्द निरस्त किया जाए। थोड़ा मैं इसको पूरे मुद्दे को पेचीदा है आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये लगान कैसे वसूला जा रहा है, जैसे ये आप पूरा इलाका आप देख रहे हैं, वापस से एक बार समझिए। इस पूरे इलाके में ये जितनी बिल्डिंग बनी हुई है, सिर्फ बिल्डिंग का जो स्पेस है वही जो पर्सन होता है या जो सोसाइटी है वो ओन करती है, लेकिन उसके आसपास का पूरा जो इलाका है, उसके प्रेमाइसिस का इलाका है, वो आज भी उसको रेंट के तौर पे या लीज के तौर पे आप बोल दीजिए, जिस पे अधिकार है स्टेट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। अब यहां से अगर इनको बिल्डिंगों को तोड़कर कोई नया प्रोजेक्ट यहां पर लाना है या कोई खाली पड़े हुए प्रोजेक्ट को मीरा रोड भाईंदर में बनाना है, तो उसको जहां एक तरफ रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी भरनी होगी अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो वहीं पर
उनको पहले एनओसी लानी पड़ेगी उस थर्ड पार्टी से जिसका नाम स्टेट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और तब जाकर उसकी एवज में उनको मोटी रकम, मैंने जैसे आपको बताया 200 रुपए स्क्वायर फुट से लेकर 500 रुपए स्क्वायर फुट की अलग अलग नेगोशिएबल रेट है या रेंज है, जिस पर जाकर सौदा तय होता है, करोड़ों की रकम उनको खाते में पहुंच जाती है, तब जाकर उनको वो एनओसी मिलती है और तब वो जो सोसाइटी है वो अपना कोई काम करवा पाती है। और इसके अंदर भी धांधली इस बात को लेकर हो रही है कि आधा पैसा व्हाइट और आधा पैसा ब्लैक में लिए जाने की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। कैमरा पर्सन नरेश बचल के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। कोई भी चीज अगर नियम से चल रही हो तो उसका रेट भी फिक्स होता है। अगर 200 रुपए है तो 200 रुपए स्क्वायर फीट ही रहेगा, लेकिन यहां किसी से 150 रुपए स्क्वायर फीट लिया जाता है, किसी से 400 रुपए स्क्वायर फीट भी लिया जाता है, और यही बताता है कि काम नियम के इतर हो रहे हैं। वैसे आजाद भारत में चल रही ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे मीरा भयंदर के लोगों से जमीनी सौदों में लगान वसूल कर रही है और कैसे महाराष्ट्र सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसमें शामिल है, इसकी गवाहियां तो आपने सुन ली, और यह भी समझ लिया कि द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी कैसे लोगों से जबरदस्ती ये टैक्स ले रही है। अब आपको द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरफ से लगान वसूल कर दी जाने वाली वो एनओसी भी हम दिखाते हैं, जिसके बिना मीरा भयंदर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जमीन से संबंधित कोई काम नहीं कर सकता। इस वक्त मेरे हाथ में भी द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी की एक एनओसी की कॉपी है, हम आपको यह पढ़कर सुनाते हैं। एनओसी पर जो सबसे ऊपर लिखा है वो स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड यानी कि कंपनी का नाम लिखा है। इसके साथ साथ ये जो एनओसी जारी की गई ये 25 जुलाई 2022 को किसी एक व्यक्ति को जारी की गई है। ये जो एनओसी जारी की गई है ये 751 स्क्वायर मीटर जगह के लिए जारी की गई है कि इतना जो क्षेत्र है इसके लिए हम ये एनओसी जारी कर रहे हैं। और इसमें आप ये भी देखेंगे तो लिखा है शालीभद्र नगर बिल्डिंग नंबर 5 हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। तो ये एक जगह है जिस सोसाइटी के लिए ये जारी की गई है। अब इसको हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। इसमें आप देखिए, इसमें लिखा है द एबव रेफर्ड सोसाइटी हैज एक्सेप्टेड आवर राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट in respect of the following referred land on which the above society was constructed without our consent। यानी इस सोसाइटी ने माना है कि जिस जमीन पर यह सोसाइटी बनी हुई है उस जमीन पर कंपनी का ही अधिकार है। अब एनओसी के अगले पैराग्राफ में आप चलिए, इसको भी हम आपको दिखाते हैं। आफ्टर डिस्कशंस नेगोशिएशन इन द मैटर वी हैव एग्रीड टू रिलीज अवर राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग लैंड बाय एग्जीक्यूटिंग सेपरेट रिलीज डीड इन फेवर ऑफ द सोसाइटी। यानी कंपनी जमीन पर अपना अधिकार छोड़ने के लिए भी तैयार हो गई है, लेकिन यह सब फ्री में नहीं हुआ है। इसके लिए द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी ने सोसाइटी से पैसा लिया है, और ऐसा ही वो मीरा भयंदर इलाके में हर सोसाइटी और हर प्लॉट के मामले में करती है। मेरे हाथ में ये जो एनओसी है उसके बिना मीरा भयंदर इलाके में कई किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई भी शख्स न तो जमीन खरीद सकता है और ना ही जमीन पर कोई इमारत बना सकता है, क्योंकि इस एनओसी के बिना महाराष्ट्र सरकार का रेवेन्यू विभाग किसी जमीनी सौदे के लिए तैयार ही नहीं होता, उसको स्वीकार ही नहीं करता। तो आप इसको इस तरह समझिए कि अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं, उस पर कुछ नया कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट तभी आगे बढ़ेगा जब वो कहेगा कि इस कंपनी से जाइए, सिग्नेचर लेकर आइए, एनओसी लेकर आइए। तो आखिर एक प्राइवेट कंपनी को मीरा भयंदर में जमीन पर लगान वसूलने का लाइसेंस कैसे मिल गया, और आखिर यह लगान वसूला किस आधार पर जा रहा है? आखिर ये द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी मीरा भयंदर के इतने बड़े इलाके में आजादी के इतने वर्षों बाद भी जमीनों पर लगान कैसे वसूल कर रही है? इसका पता लगाने के लिए हमने मीरा भयंदर इलाके में काम करने वाले स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं से संपर्क किया, जो द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी की लगान वसूली के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश में अंग्रेज चले गए
और मीरा रोड में मीरा भाईंदर के कुछ जगहों में ये लगान छोड़ के गए। ऐसी परिस्थिति मीरा भाईंदर शहर की है। मीरा भाईंदर शहर में बहुत पुराने जो इमारतें हैं, जो अभी लीन कन्वेंस के माध्यम से उनको डेवलपमेंट करनी है, कुछ नई प्रॉपर्टी है जो खेती किसान पहले करते थे, अभी उसके प्लॉट बना के डेवलपर को दिए गए हैं। तो उसमें भी जो 7/12 अगर आप देखेंगे तो 7/12 पे ये स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी का नाम है। कई महीनों पहले एक मुद्दा उठाया गया था विधानसभा में और उस दौरान वो नाम निकल गए थे, मगर फिर भी जो स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के प्रोपराइटर है वो उच्च न्यायालय में गए और उन्होंने वहां से स्टे की ऑर्डर लाई और उसकी वजह से फिर वो स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी का नाम लग गया। 15 साल से मीरा भाईंदर का विधायक हूँ। बहुत वक्त पहले विधानसभा में ये मुद्दा उठाया, मगर विधानसभा में मुद्दा उठाने के बाद भी जो रेवेन्यू मिनिस्टर है उनका एक ही उसमें जवाब आता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने उसके ऊपर स्थगिति दी है तो हम कुछ नहीं कर सकते। मगर ये हकीकत है कि अंग्रेज गए मगर मीरा भाईंदर ने ये लगान छोड़ के गया। और देखिए ऐसी परिस्थिति पूरे देश में कहीं नहीं होगी। देखिए ऐसा है कि ये जो कंपनी थी द स्टेट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसको अराउंड 1945 के अराउंड इसके राइट्स मिले एज ए सुपर होल्डर, या आप बोल सकते हैं कि लैंड होल्डर। लेकिन अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट की एस्टेट है। अभी करीब करीब 8994 एकर्स जो है वो पूरा मुद्दा इतने एरिया को लेके चल रही है, जिसमें से अराउंड 2900 एकर्स जो है वो अलग अलग लोगों के नाम पे है। लेकिन जब अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट आई थी उस समय पे यू कैनॉट होल्ड मोर देन 500 स्क्वायर फीट, ऐसा एक मुद्दा था, आपको पता है। लेकिन ये कंपनी का फिर भी तब से अभी तक इतना एरिया उनके पास है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा कि इस पे वो रेंट आज भी कलेक्ट कर रहे हैं, आज भी उस पर रेवेन्यू बन रही है। तो ये दो मुद्दे सबसे बड़े हैं इसके अंदर। एक साल का जिक्र हुआ और वो वर्ष है 1945। तो आपको थोड़ा सा और पीछे चलना पड़ेगा, तब आप इस मामले को थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। हम आपको यह बताते हैं कि यह अवैध लगान वसूली का धंधा शुरू कब हुआ और किस तरह से हुआ, कैसे हुआ। इसे समझने के लिए आपको आज से करीब 150 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा, जब मीरा रोड और भयंदर के आसपास समंदर हुआ करता था और समंदर का खारा पानी इन इलाकों में घुस आया करता था और उसकी वजह से वहां पर जो किसानों की फसलें होती थी वो खराब हो जाती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए वर्ष 1870 में अंग्रेजों ने रामचंद्र लक्ष्मण जी नाम के एक जमींदार से एक सौदा किया। इस 150 वर्ष पुराने सौदे के कागज भी इस वक्त मेरे पास हैं, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी इस वक्त देख रहे हैं। इस एग्रीमेंट में तय हुआ था कि इस इलाके के आसपास एक बांध जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। यह कागज भी हम आपको थोड़ा करीब से दिखाना चाहते हैं, इसमें आप पढ़ भी सकते हैं। इसमें 7th डे ऑफ नवंबर 1870, तो यह 1870 में हुआ, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड काउंसिल और रामचंद्र लक्ष्मण जी, इनके बीच यह करार हुआ। अब इसको हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं। इसमें तय क्या हुआ था? इसमें यह तय हुआ था कि जो समंदर है, समंदर का खारा पानी किसानों के खेत में आ जाता है, उसको रोकने के लिए एक बांध बनाया जाएगा जो भयंदर से होते हुए मीरा रोड और फिर घोड़बंदर रोड तक जाएगा, जिससे इन इलाकों में जो समुद्र है उसका खारा पानी नहीं घुसेगा। इसके बदले में रामचंद्र लक्ष्मण जी इस इलाके के किसानों से अगले 999 साल तक यहां उगने वाली फसल का 1/3 हिस्सा लगान के तौर पर वसूल करेंगे। आपको फिर याद दिला दें कि यह जो एग्रीमेंट हुआ था यह 1870 में हुआ था, यानी तब से भारत को आजाद होने तक और इसके बाद आजादी के 75 वर्ष और इसमें आप जोड़ लीजिए, तो यानी अब तक मीरा भयंदर के लोगों से यह लगान वसूल किया जा रहा है। यह अपने आप में बहुत ही हैरानी की बात है कि अंग्रेजों के जमाने का लगान लोगों को आज तक भरना पड़ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है, लेकिन जो भी आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। अब सवाल यह है कि द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी को यह लगान वसूलने का लाइसेंस कब और किस तरह से मिल गया। इसके भी सरकारी दस्तावेज हैं और वो दस्तावेज भी हम आप तक पहुंचाएंगे। दरअसल अंग्रेजों ने जिस जमींदार रामचंद्र लक्ष्मण जी को लगान वसूलने का हक दिया था, उन्होंने बाद में लगान वसूलने का काम जयाबेन भद्रसेन नाम की एक महिला को दे दिया। इसके बाद
जयाबेन भद्रसेन ने वर्ष 1943 में लगान वसूलने का काम 3 लोगों को सौंप दिया और इन 3 लोगों के नाम थे गोविंदराम, राम नारायण और चिरंजीलाल श्रीलाल। इन तीनों की कंपनी का नाम था गोविंदराम ब्रदर्स। इससे जुड़े हुए कुछ दस्तावेज भी इस वक्त मेरे पास हैं और वो दस्तावेज भी हम इस वक्त आपको स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं जिसमें गोविंदराम ब्रदर्स लिमिटेड, इसमें आप देखेंगे राम नारायण श्रीलाल और चिरंजीलाल श्रीलाल। ये आपको ये स्पष्ट तौर पर नजर आएगा कि ये 3 लोग जो है वो जयाबेन के बाद इस काम को करने लगे। तो वर्ष 1945 में गोविंदराम ब्रदर्स ने लगान वसूलने का काम एक कंपनी को दे दिया और इस कंपनी का नाम है द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी। जी न्यूज के पास 1945 के एग्रीमेंट की भी कॉपी है जिसमें गोविंदराम ब्रदर्स ने द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी को मीरा भयंदर के इलाके में लोगों से लगान वसूलने का ठेका देने का सौदा किया और तब से लेकर अब तक यही प्राइवेट कंपनी मीरा भयंदर के लोगों से इस लगान की वसूली कर रही है। यानी जो आखिरी ट्रांसफर हुआ वो 1945 का है, यानी कि आजादी से पहले का, और उसी के आधार पर अब तक वसूली चल रही है। तो अब जी न्यूज महाराष्ट्र की सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहता है जो इस खबर को जानने के बाद शायद आपके मन में भी जरूर ही उठ रहे होंगे। और सबसे पहला सवाल यह है कि अंग्रेजों के जमाने में 1/3 फसल पर लगने वाला लगान आजादी के बाद जमीन की खरीद फरोख्त पर लगने वाले टैक्स में कैसे बदल गया। दूसरा सवाल यह है कि द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी को सिर्फ लगान वसूलने का ठेका मिला था, उसे मीरा भयंदर की पूरी जमीन पर मालिकाना हक कैसे मिल गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बात तो लगान वसूलने की हुई थी। जब फसल उगेगी तो 1/3 हिस्सा उस फसल का देना पड़ेगा लगान। अब फसल नहीं उगेगी तो क्या सारी जमीन आपकी मान ली जाएगी? यह बहुत ही अहम सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि अगर एक मिट्टी के बांध बनाने के एवज में अंग्रेजों ने यह लगान शुरू भी किया था तो आजादी के बाद भी इसे कैसे जारी रखा गया, किन नियमों के तहत जारी रखा गया और क्यों महाराष्ट्र का रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इस पर रोक नहीं लगा था। आजादी के बाद देश में महाराष्ट्र एग्रीकल्चर सीलिंग एक्ट भी आया। साल 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अर्बन सीलिंग एक्ट लेकर आई जिसमें तमाम राजा महाराजाओं को अपनी संपत्ति घोषित करके सरकार को सुपुर्द कर देनी थी, जिससे कि बड़ी बड़ी रियासतों के राजा और महाराजाओं की संपत्ति उनके हाथ से चली गई थी। इसके बावजूद द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास इतनी बड़ी लैंड होल्डिंग कैसे छोड़ दी गई। सवाल तो यह भी है कि द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के द्वारा अवैध तरीके से वसूला जा रहा पैसा आखिर जा कहां रहा है। क्या सरकार के पास इसका कोई हिसाब है? इस कंपनी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से कौन कौन जुड़ा है, क्या इसका कोई हिसाब सरकार के पास है? 150 साल पहले लगभग ये जो लगान शुरू हुआ था, आज 150 साल के बाद भी ये बादस्तूर जारी है। अब लेने वाले चेहरे बदल गए हैं, देने वाले लोग बदल गए हैं, लेकिन लगान अभी तक जारी है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर एक वरिष्ठ पत्रकार भी है, अपने आप में स्वयंसेवी भी है, धीरज परब इस वक्त मौजूद हैं। धीरज जी, ये 150 साल की गुलामी आज भी खत्म नहीं हो पाई। देश तो हमारा 75 साल पहले आजाद हो गया। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर प्रशासन, राजनेता और न्याय व्यवस्था ने भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि पूरे आज़ाद देश में आज 75 साल के बाद में भी आज़ादी के मीरा भाईंदर ये ऐसा शहर है जो आज भी ब्रिटिशों की गुलामगिरी में जो है, ब्रिटिशों ने जो उस टाइम जो लीज पे जो ज़मीन दी थी उनके गुलामगिरी में है। कि कंपनी का थोड़ा सा आप बताइए, कौन है, क्या है, अगर आपके जहन में हो तो। नहीं, देखिए, जब ये 1870 में जब रामचंद्र लक्ष्मण जी को जब दिया गया था तो उसके बाद में 2 ट्रांजैक्शन हुए और ये थर्ड पार्टी है स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी। मतलब इस नाम उसका भले स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी है पर हमारे लिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी है आज भी ये। और बात ऐसी है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुए, जो हैंड ओवर हुआ है, वो एक तो लीगल तरीके किसी तरीके से हुआ नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने इस तरह से उसको लीगलाइज भी किया नहीं है। बाकायदा इसके पहले भी रेवेन्यू के कई अच्छे अफसरों ने जो है इसकी जो मांग थी कि ये पूरे ज़मीन की उसको मालिक बनाने की, वो मांग खारिज की थी बहुत बार उसमें। और आप देखेंगे कि उसको सिर्फ जो है जब बांधबंदी
बंदिस्ती हो या रेवेन्यू की जो भी ज़मीन की जो एक देखभाल है उसके लिए किसानों से सिर्फ 1/3 जो है उनके जो किसान का क्रॉप का जो आता था उसका हिस्सा सिर्फ देना था, और उसके बदले में गवर्नमेंट को भी उसने रेवेन्यू देना था। पर बात ऐसी है कि ये जो कंपनी है ये गए कई सालों से मीरा भाईंदर के बिल्डरों से एनओसी के लिए पैसा ले रही है, बांधकाम परमिशन के लिए। दूसरी बात, जब अभी सोसाइटीज जो है तो सोसाइटीज को डीम कन्वेंस करना है, उनको कन्वेंस करना है, तो उसके लिए भी एनओसी के एवज में बड़े पैमाने पे पैसा मांग रही है। तो आज तक ये कंपनी ने गैर तरीके से जो कुछ सैकड़ों करोड़ रुपए जो जमा किए हैं, मतलब जो लगान बोलिए या एक्सटॉर्शन बोलिए, जो भी इन्होंने किया है, तो उसके बारे में एक तो गवर्नमेंट ने है, न्याय व्यवस्था है और जो भी सरकारी यंत्रणा है, इन्होंने इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए थी, जबकि उसके ऊपर कोई कुछ बात नहीं हो रही है। इन्होंने गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू दिया उसकी भी वो भी किधर कुछ बात नहीं की, सच में इन्होंने गवर्नमेंट को उसमें से कुछ रेवेन्यू दिया है क्या। तो ये जो जिस तरह से तकरीबन मीरा भाईंदर की अभी जो 5000 के आसपास की हाउसिंग सोसाइटी है, तो आज सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो हर रेसिडेंशियल पे आ गई है कि भाई इसको अगर एनओसी इससे लेनी है तो इसको एवज में हर एक फ्लैट के पीछे 1-1 लाख, 1.5 लाख, 70,000 जैसे जो आता है वो देना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि कितने बड़े पैमाने पे ये जो रकम है ये आज मीरा भाईंदर की जनता से वसूली जा रही है। यानी आप क्यों कह रहे हैं, अगर कोई भी सोसाइटी है वो पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अपना स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस देगी मालिक बनकर, और फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहेगा आप थर्ड पार्टी से आप मुझे एनओसी लाके लाओ कि असली मालिक तो वो है, सरकार है ही नहीं। ये पॉसिबल है? जी, मैं वही बोल रहा हूँ ना, यही तो दुर्भाग्य की बात है। अभी आप देखिए कि ये इसने ली ब्रिटिश काल के टाइम में 1945 में, ठीक है। उसके बाद में साल्सेट एक्ट, एबोलिशन एक्ट आया, उसके बाद में महाराष्ट्र एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग आया, अर्बन लैंड सीलिंग आया, तो इस तरह के कई कानून आए। तो जबकि वो कानून के हिसाब से ये कहाँ इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हुई, ये तो वैसे के वैसे मालिक बने बैठे। दूसरी बात ऐसी है कि मोफा एक्ट जो है, मोफा एक्ट में क्लियर कट है कि आपको एक बार आपने बिल्डिंग एक बार आपकी डेवलप हो गई, हाउसिंग सोसाइटी को दे दी, तो उसको जो है बाकायदा उसको कन्वेंस करके सोसाइटी की जो जमीन है उनके नाम पे कर देना, ये सब इनकी जिम्मेदारी है। तो मोफा एक्ट भी इनको लागू नहीं होता है। तो मुझे यही लगता है कि भाई आज संविधान बना, इतने कानून बने, पर आज भी जो है कानून चलता है वो अंग्रेजों के राज का ही कानून चल रहा है। तो कुल मिलाकर मीरा भाईंदर में एक प्राइवेट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आजादी के 75 वर्षों बाद भी लोगों से लगान वसूल कर रही है। ऐसा तो माना नहीं जा सकता कि सरकार को इसकी खबर ना हो, और ऐसा है भी नहीं। इसके बावजूद आजादी के बाद से अब तक महाराष्ट्र में न जाने कितनी सरकारें आईं और गईं, लेकिन मीरा भाईंदर में द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह लोगों से लगान वसूलती चली आ रही है। दिसंबर 2023 में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था। महाराष्ट्र कांग्रेस ने यह दावा किया था कि ठाणे जिले में मीरा भाईंदर के जिस इलाके पर एक प्राइवेट कंपनी लोगों से टैक्स वसूल कर रही है, वो इलाका 36 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी इतने बड़े इलाके में, 36 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ इलाका, इतने बड़े इलाके में जहां भी कोई इमारत बनाएगा, जहां भी इमारत का रिकंस्ट्रक्शन होगा, पहले एनओसी के नाम पे वसूली करेगी ये कंपनी। लेकिन इसके बावजूद मीरा भाईंदर के लोगों से लगान वसूलने वाली द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि महाराष्ट्र के सरकारी विभाग खुद द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी को लगान वसूलने का लाइसेंस देकर बैठे हैं। दरअसल वर्ष 2008 में द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी ने मीरा भाईंदर में 2905 एकड़ जमीन पर दावा किया था, लेकिन वर्ष 2015 में ठाणे कलेक्टर ने मीरा भाईंदर में लगभग 8,995 एकड़ जमीन द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी को अवैध तरीके से ट्रांसफर कर दी। यानी मांगी कम मिली ज्यादा, कलेक्टर की मेहरबानी से। यानी आज के वक्त में मीरा भाईंदर के लगभग पूरे इलाके पर द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी का अवैध कब्जा है। महाराष्ट्र के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड को 7/12 कहा जाता है और इसको सामान्य भाषा में कहा जाता है 7/12 उतारा। इसमें प्रॉपर्टी के सामने मालिक का नाम और बाकी की तमाम जानकारियां लिखी जाती हैं, जैसे इस प्रॉपर्टी का पहला मालिक कौन था, बाद में कौन कौन कब कब इसके मालिक बने। महाराष्ट्र के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 7/12 में भी मीरा भाईंदर की 8,995 एकड़ जमीन का मालिक द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी को बताया गया है। और इसी वजह से मीरा भाईंदर इलाके में जब भी कोई शख्स
किसी भी जमीन सौदे की रजिस्ट्री करवाता है तो सबसे पहले महाराष्ट्र का रेवेन्यू डिपार्टमेंट यह देखता है कि क्या उस जमीन के सौदे से पहले जमीन के मालिक ने द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी से एनओसी ली है या नहीं ली है। और अगर एनओसी नहीं होती है तो उस जमीन की रजिस्ट्री ही नहीं होती है। इसीलिए लोगों को पहले द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी को लगान के तौर पर लाखों रुपए देने पड़ते हैं और उसके बाद सरकार को जमीन सौदे पर स्टांप ड्यूटी भी चुकानी पड़ती है। तो यह बात तो बिल्कुल तय है कि शुरुआत में इतनी बड़ी जमीन द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास नहीं थी, क्योंकि कंपनी खुद इस कॉन्ट्रैक्ट के साल यानी कि 1945 में अस्तित्व में आई थी। यानी 1945 में ही कंपनी बनी, 1945 में ही यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मालिकाना हक तो कंपनी के पास कभी था ही नहीं। इस कंपनी का तो यह काम था कि सिर्फ लगान वसूलने का ठेका इस कंपनी को दिया गया था। तो आखिर द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी किस बात का मालिकाना हक जताकर लोगों से पैसा वसूल कर रही है? महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर राधा कृष्ण विखे पाटिल से जब इस मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। सन्मान्य सदस्य प्रतापराव सरनाईक साहेबांनी या ठिकाणी दिलेली आहे आणि वस्तुस्थिती आहे, केवळ कुठेतरी कायद्याचा एखादा आधार घेऊन वर्षानुवर्ष पुन्हा तेच प्रकरण पुढे नेत राहायचं। मी मगाशी सांगितलं की एक प्रचंड लूट सुरू आहे या नावाखाली, म्हणजे मला वाटतं देशातलं एकमेव उदाहरण असलं पाहिजे। आणि त्यामुळे ह्या अशा पद्धतीने बरं रिडेव्हलपमेंट आलेल्या बिल्डिंग ज्या आहेत त्यांच्याकडून सुद्धा प्रति स्क्वेअर फूट काही त्या निमित्ताने कमिशन घ्यायचं। अध्यक्ष महोदय म्हणून हा जो न्यायालयाचा पूर्ण सन्मान राखत त्याचा न्यायालयाचा आधार घेत प्रत्येक वेळी कोणत्या ना कोणत्या निर्णयाच्या विरुद्ध जाऊन ती स्थगिती देण्याच्या संदर्भातली जी अध्यक्ष महोदय या कंपनीची भूमिका राहिली, म्हणून आम्ही आता राज्याचे जे ॲडव्होकेट जनरल आहेत त्यांचा त्या ठिकाणी सल्ला घेऊन आवश्यकता वाटत असेल की त्यांच्या सल्ल्याने ते आहेत एखादा सिनियर काउन्सिल घेऊन अध्यक्ष महोदय ही स्थगिती उठून या बाबतीमध्ये या कंपनीच्या विरोधात थेट कारवाई करून अध्यक्ष महोदय। तो राजस्व मंत्री की इस प्रतिक्रिया को आपके सुनाने के पीछे एक वजह थी। वजह यह कि मामला सरकार के संज्ञान में है, वजह यह कि सरकार यह जानती है कि ज्यादती हो रही है, वजह यह कि सरकार यह भी जानती है कि कोर्ट के आदेशों के अंदर छुपकर यह कंपनी गलत कर रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम कार्रवाई भी करेंगे लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। दरअसल इस बड़े खुलासे की पूरी पड़ताल जी न्यूज संवाददाता अंकुर त्यागी ने की है और अंकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर, आपने कई महीनों की पड़ताल के बाद सारे सबूतों और गवाहों के आधार पर मीरा भयंदर की ईस्ट इंडिया कंपनी की लगान वसूली पर इतना बड़ा खुलासा किया है और हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो कागजात हैं ये भी निकालना काफी मुश्किल काम है। कोई ऐसे कामों में पड़ता नहीं है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, कई लोग मिले होते हैं, जिसमें संलिप्तता बड़े बड़े अधिकारियों की होती है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की होती है। लेकिन अब भी एक सवाल है जिसका जवाब हम आपसे जानना चाहते हैं और सवाल यह है कि मीरा भयंदर के किसानों से ब्रिटिश काल में 1/3 फसल लगान के तौर पर वसूलने का करार हुआ था, तो फिर यह लैंड रेवेन्यू में कैसे बदल गया? मतलब द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी को तो सिर्फ लगान वसूलने का अधिकार मिला था, वो मीरा भयंदर में जमीन के मालिक कैसे बन गए? यह एक बड़ा सवाल है और जो आपकी एनालिसिस अब तक की है वो क्या कहती है? राम, एक शब्द आपने बार बार कहा, इसका इस्तेमाल किया, ईस्ट इंडिया कंपनी। हमें आजादी, हमने जब भी हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी हैं तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी उस कंपनी का जिक्र था जिसने भारत में रहकर भारत पे राज किया और बहुत ज्यादा लगान लिया, हम पे अत्याचार किए वगैरह वगैरह वगैरह। आज हम 2024 में खड़े होकर इस शब्द का वापस से अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका भले ही जो इसका अर्थ वो बदल गया हो, जो व्याकरण का जो अर्थ है वो बदल गया हो, लेकिन इसके एब्रीविएशन अभी भी वही निकलते हैं। अब ये स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी की शक्ल में हमारे सामने खड़ी हो गई है और ये मैं इसलिए भी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं क्योंकि खुद राज्य के रेवेन्यू मिनिस्टर विधानसभा के पटल पर खड़े होकर ये ऑफिशियली बोल रहे हैं कि किस तरीके से ये कंपनी इतने सालों से इलीगल तौर पर या फिर कानून की पेचीदगियों का इस्तेमाल कर लोगों से लगान वसूल रही है और लगान वसूलने के लिए बकायदा वो कानूनी दावपेच खेलती है। फिलहाल सरकार का दावा यह है कि वो अपनी तरफ से सीनियर काउंसिल को या अटॉर्नी जनरल को खड़ा कर वो इस केस को आगे लेके जाएंगे, लेकिन उसका स्टेटस अभी तक बहुत हद तक
क्लियर नहीं हो पाया है। ये दिसंबर 2023 का माननीय जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं यहाँ के महाराष्ट्र के राधाकृष्ण विखे पाटिल का, उनका ये अपना जवाब था जो हमने लोगों को सुनाया है। चलिए थोड़ा सा आप अगर अपने दर्शकों को वो एनओसी की कॉपी अगर आपके हाथ में हो राम जी, और अगर आप वो दिखाएं तो मैं को थोड़ा दिखाना चाहता हूं, क्योंकि देखिए उसके अंदर टेक्निकल मैटर है। आप वो कॉपी लीजिए एनओसी के, एनओसी में की लैंग्वेज पे अगर अपन जाते हैं, जिसमें उन्होंने सोसाइटी का जो नाम के आगे जब अपनी बात कहना शुरू करते हैं तो कहते हैं द अबव रेफर्ड सोसाइटी हैज एक्सेप्टेड आवर राइट, टाइटल एंड इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रेफर्ड लैंड। अब ये अपने आप में सबसे बड़ी जो मैं कहता हूं बोन ऑफ कंटेंशन यहां पर निकल के आता है, क्योंकि कई सारे ऑर्डर्स हमारे पास हैं, चाहे कि बॉम्बे हाई कोर्ट के हैं, माननीय उच्च न्यायालय के हैं, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर हमारे पास हैं। हमारे पास और भी तमाम दस्तावेज जो लगातार ये वाली बात साबित करते हैं कि इस कंपनी को एज पर द ऑर्डर ऑफ झेंडे जो कलेक्टर थे 2008 की, उनकी जो इतनी बड़ी रिपोर्ट थी जो पूरा आधार बन रही है, उसके आधार पे सुपीरियर लैंड होल्डर जरूर माना गया है, वो भी जो कलेक्टर की रिपोर्ट है उसके मुताबिक। लेकिन इसका जो टाइटल है, इसके जो राइट्स हैं, वो अभी भी चैलेंज किए जा सकते हैं। और इसके लिए जो भी पार्टीज आ रही हैं, अगर कोई रिट पिटीशन अपने दाखिल कर रही है या अपनी तरफ से कोई भी कानूनी प्रक्रिया में आगे जाना चाहती है, तो उसको सिविल कोर्ट जाने की परमिशन है, अपनी तरफ से उसके द्वार ओपन है। ये हर ऑर्डर कहता है, वो मेरे पास तमाम वो दस्तावेज इस वक्त मौजूद हैं। इसीलिए मैं ये जो एनओसी है, वो पहले तो मैं वही जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि जो कोई भी सोसाइटी वो हमारा राइट और हमारा टाइटल एक्सेप्ट कर रही है, नहीं, ये थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा मुझे लगता है बोन ऑफ कंटेंशन है। और यहां पर कोई भी पार्टी जाकर इनके राइट को, इनके टाइटल को जाकर जो सिविल कोर्ट है, चूंकि ये सिविल मैटर है, तो वो जाकर वहां पर इसको चैलेंज कर सकती है। इस बात के ऑप्शन हमेशा खुले थे और खुले हैं, ये बात बहुत हद तक क्लियर है। दूसरा, इस पूरे के पूरे प्रकरण में कहां धांधलेबाजी हो रही है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा हर स्तर पर, अलग अलग स्तर पर यहां पर धांधलेबाजी हो रही है। और धांधलेबाजी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पहली चीज, आप ये जो लेटर आप देख रहे हैं, एनओसी का लेटर, आप किसी को एनओसी दे रहे हैं एक पैसे की एवज में, और इसके ऊपर आपने सर्वे नंबर लिख दिया, इसके ऊपर आपने न्यू सर्वे नंबर लिख दिया, इसमें आपने हिस्सा नंबर लिख दिया, आपने इसमें एरिया उस सोसाइटी का कितना वो लिख दिया, लेकिन आपने एक जगह पे ये मेंशन नहीं किया कि एक सोसाइटी से जब आप उसको एनओसी दे रहे हैं या फिर डीम्ड कन्वीनियंस के लिए कोई सोसाइटी जा रही है तो उसको एनओसी जो दे रहे हैं, उस पर आपने वो रेट मेंशन क्यों नहीं करी है जो कि आप उनसे वसूल रहे हैं। क्योंकि हमारे पास, जी न्यूज के पास ऐसे बहुत ज्यादा टेस्टिमोनीज हैं, कई सारे ऐसी सोसाइटीज के, कई सारे लोगों के, कई सारे यहां जो लोग रहते हैं उनके, जो ये वाली बात कहती है कि बाकायदा उनसे बहुत बड़ी रकम ऐसी होती है जिसको कैश में लिया जाता है। अगर टोटल 100 रुपए हैं तो 100 रुपए का जो 70% इसका जवाब क्या ये हो सकता है जो आप बता रहे हैं कि वो पैसा क्यों नहीं लिखा गया? वो पैसा शायद इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि वो कोई फिक्स अमाउंट है ही नहीं। अगर कंपनी नियम के मुताबिक कोई चीज लेती है तो 100 रुपए रेट होगा तो 100 जाएगा, 200 होगा 200 जाएगा, 400 होगा 400 जाएगा। किसी को 400 का रेट 150 नहीं लगेगा अगर कंपनी नियम के हिसाब से चलती है। अगर कंपनी वो स्लिप काट कर देती है, वो बाकायदा उस पर जीएसटी टैक्स जितनी भी चीजें हैं वो चुकाती है, तो शायद वो इस चीज को लिखते। लेकिन लोग पैसा देते हैं, वो बता रहे हैं, और कंपनी इस पर कुछ कह रही है क्या? देखिए, कंपनी से जब हमने ऑफिशियल तौर पे बात करने की कोशिश करी, कंपनी फिलहाल सामने आकर इस मुद्दे पे खुलकर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जरूर हैं। एक जो झंडे हैं उनकी जो रिपोर्ट है, आपके सवाल को मैं चूंकि आगे लेके जा रहा हूं, चूंकि आपने कहा कि वो पैसे का क्या होता होगा, तो उसका एक मेरे पास जवाब है। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, ये जो हाईलाइट हुआ पॉइंट है ये आपको यहां पर दिखाएंगे। ये वाला 2 नंबर का पॉइंट है, और इसके अंदर कहा गया है कि जब ये 150 साल पहले ये 999 साल की जो लीज डिसाइड हुई थी, तब ये कहा गया था कि जो भी व्यक्ति जो लगान वसूल रहा है, 1/3 जो फसल वसूल रहा है, उसको सरकार को 6,791 रुपए 9 आना और 6 पैसे जो होंगे वो गवर्नमेंट को देने होंगे। ये बात बहुत हद तक क्लियर थी। अब
यानी अभी भी कुछ ऐसा पैसा है जो वसूला जा रहा है, जो पूरा पैसा वसूला जा रहा है, जो मैंने अब काफी पीछे चलते हैं, जो 70% और 30% का जो रेशियो जो जा रहा है 100 रुपए में से कि 70 कैश किया जा रहा है, जो आरोप है कई लोगों के, हमारे पास इस बात के सबूत हैं। तो 70% पैसा कैश में लिया जाता है, 30% पैसा बैंक ट्रांसफर के जरिए लिया जाता है, और चूंकि वो बैंक ट्रांसफर है तो उसको शो करना बुक्स में इजी होता है, उसी की हिस्सेदारी अगर गवर्नमेंट को आज की प्रपोर्शन में क्या जा रहा है इस बात का कोई कहीं पर भी कोई भी बात मेंशन नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, हमने बहुत कोशिश करी, हमने पूछने की भी कोशिश करी कंपनी से, लेकिन हमें इस बात का जवाब नहीं मिला कि आज की तारीख में कंपनी किस रेशियो में, क्योंकि ये जो 6,791 रुपए की रकम तय हुई थी 150 साल पहले तय हुई थी, लेकिन आज उसका क्या वैल्यूएशन हुआ है वो किसी को नहीं पता है। तो ये एक वो वाली बात है कि जो कहां धांधलियां हो रही है और बड़े पैमाने पे धांधली हो रही है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दोनों तरह की जो पार्टीज आती है, एक वो जिसका अपना लैंड है, जिसका पूरा का पूरा लैंड अपना है, उसको आज नए सिरे से अपना सर्वे करके अपनी बिल्डिंग खड़ी करनी है, उसको भी आज की तारीख में इस कंपनी से एनओसी लेनी होगी। और अगर कोई पुरानी सोसाइटी है, उस सोसाइटी को रीडेवलपमेंट में जाना है तो उसको डीम्ड कन्वीनियंस चाहिए होगा, उसके लिए एनओसी चाहिए होगी, तो उसको भी आज इस सोसाइटी के इस कंपनी के पास जाकर अपनी एनओसी चाहिए होगी, और उसके विद में करोड़ों रुपए, लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए, क्योंकि साइज काफी बड़े बड़े हैं लैंड के, तो उसके हिसाब से पे करने होंगे। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि वो जो पैसा है, पहला तो 70% पैसा जो आरोप आ रहा है कंपनी के ऊपर, वो जा आ रहा है, उसकी हिस्सेदारी किस किस के पास है, उसमें कौन कौन पार्टनर हैं, ये क्या काम नहीं होना चाहिए? क्या इससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ रही है? पहला सवाल तो ये अपने आप उठता है। दूसरा, 30% का जो पैसा जा रहा है, क्या ये आप सरकार को चपत सीधे तौर पे लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे? इस बात की जांच को भी रेवेन्यू मिनिस्ट्री को आगे रेफर करना चाहिए कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये जो कितने बड़े पैमाने पर न केवल आप लूट मचा रखिए, बल्कि आप सरकार के खातों को भी एक चीज मैं जरूर समझना चाहता हूं, और दर्शक भी इस बात को समझना चाहते होंगे। विपक्ष के लोग जानते हैं, सवाल उठाते हैं विधानसभा में, सरकार जानती है कि क्या हो रहा है। बेबसी भरा एक बयान में कह सकता हूं कि रेवेन्यू मिनिस्टर का हमने विधानसभा के पटल पर सुना। क्या चीजें ऐसी हैं जो सरकार को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कार्रवाई करने से रोकती हैं इस पूरे मामले को लेकर? क्या ये केस लड़वाने के लिए प्रॉपर वकील सरकार हायर नहीं कर रही, या दरअसल इच्छा शक्ति की कमी है कि जो हो रहा है उसमें कुछ हिस्सा दाएं बाएं करके इधर उधर भी जाते ही होगा, जैसा कि लोग समझते हैं और जानते हैं? तो क्या उसकी वजह से ये चीजें रुकी हुई हैं, या वाकई कानूनी पेचीदगी इतनी ज्यादा है कि इसमें सरकार पड़ना नहीं चाहती? देखिए, कानूनी पेचीदगियों की आपने बात करी, मैं आपसे मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट और फैले हुए हैं डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट 1945 से हमारे पास मौजूद हैं, अलग अलग वक्त पे अलग अलग दौर आया है। एक जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है तो मुझे बताना चाहिए अपने दर्शकों को, ये हमारे पास डिविजनल कमिश्नर है कोंकण डिवीजन के, उनकी एक रिपोर्ट है। चूंकि झेंडे का जो 2008 का जो कलेक्टर का ऑर्डर आया था, उसके ऊपर ये कोंकण कमिश्नर है जिसने स्टे लगाया था, उसकी कॉपी इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। और उसकी वजह क्या है? मैं दिखा रहा हूं दर्शकों को, ये कॉपी मेरे पास है। जी बिल्कुल, जी। तो इसमें मैं सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1 पर ही देखिए, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि द जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर थाने सो एंड सो, जो 2008 5 सितंबर 2008 का जो झेंडे कलेक्टर थे, जो उनका ऑर्डर था जिसने इस कंपनी को सुपीरियर लैंड होल्डर बना दिया था, उसको यहां पर सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस रिवीजन, यहां रिवीजन की इसको जरूरत है, इसका मैटर है। क्यों मैटर है? क्योंकि इससे पहले ये जो पूरा मैटर है ये लेजिस्लेटिव असेंबली में उठा और जो लैंड है रेस्पोंडेंट नंबर 2, क्योंकि इसके अंदर रेस्पोंडेंट नंबर 2 का नाम साफ तौर पे द स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे दर्ज है, और उस पे साफ तौर पे कहा कि जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात को एश्योर किया था उस वक्त हाउस को कि एक इंक्वायरी इस सिलसिले में डिविजनल कमिश्नर कोंकण कंडक्ट करेंगे और इसकी रिपोर्ट 3 महीने में सौंप दी जाएगी, और इस तरीके से 25 मई को 2015 को यह किया गया। अब आप पेज नंबर 2 पे आइए, जरा मैं अपने दर्शकों को समझाना करूंगा। जी, दूसरे नंबर के पॉइंट का आखिरी जो पैरा है, जरा उसको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं दर्शकों को, ताकि वो समझ सके कि कोंकण कमिश्नर की रिपोर्ट क्या कहती है। उस रिपोर्ट में जो उस कंपनी को सुपीरियर होल्डर बना रही है, ऑन पर्सुअल ऑफ द रिपोर्ट एंड द कंसर्न
हाँ, तो इसके अंदर बेसिकली कहा गया है कि थाने कलेक्टर ने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें जो एविडेंसेस हैं उनको रिकॉर्ड पे लाने में वो पूरी तरह फेल रहे हैं और इसके अलावा तो जो लीगल प्रोविजंस ये बहुत से ऐसे दस्तावेज हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम समय की कमी के चलते आपको दिखा नहीं सके। बहुत से ऐसे दस्तावेज हैं जो ये बताते हैं कि हाँ वहां पर हो रहा है, सरकार इसको कबूल करती है और सरकार ये भी मानती है कि हम इस पर कार्रवाई करना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से अभी नहीं कर पा रहे। अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम डिटेल हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ डीएनए में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।